वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज से हम एक नई मुहिम, एक नया टारगेट, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए हमने एक नई मुहिम अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपने इसके अंदर पढ़ेंगे सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण के जितने भी नेता थे, जितने भी जो आपको पता है जो चिंतकार थे, जो अपने पढ़ेंगे। जैसे राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है और भी दयानंद सरस्वती है। तो इन्होंने किस किस ने सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण के अंदर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। तो आज अपने एक स्पेशल राजा राम मोहन राय पर संपूर्ण जानकारी जो है पढ़ेंगे। भी इन्होंने किस तरह अपने जीवन के अंदर किस तरह अपनी भूमिका निभाई, पूरा निचोड़ अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। और यहाँ से, क्योंकि ये जो आपके लिए एक एक जो व्यक्ति हैं, यहाँ से एग्जाम के अंदर कई बार जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और एक एक व्यक्ति को अपने धीरे धीरे क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ अपने एक एक क्लास के अंदर अपने एक ही व्यक्ति की चर्चा करेंगे। जैसे आज अपने राजा राम मोहन राय की चर्चा करेंगे, उसके बाद में दयानंद सरस्वती की, फिर अपने स्वामी विवेकानंद की। इसमें अपने अलग अलग बात करेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ही क्लास के अंदर पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। राजा राम मोहन राय की पूरी डिटेल आपको मिलेगी, और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। लगभग अपनी ये 25 से 30 मिनट की क्लास रहेगी। तो स्टार्ट करें। देखिए, राजा राम मोहन राय की पूरी डिटेल अपने पढ़ते हैं, इनका जीवन चर्या। राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 को इनका जन्म, 27 सितंबर 1833 में इनका निधन। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। तो आपको साथ साथ में, मेरे साथ साथ आप पढ़ोगे, आपको एकदम दिमाग में सेट ही करना है। मैं पूरी आगे आपको कहानी बताऊंगा, इसमें आपके एकदम दिमाग में है जो फिट हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय को पहली बात तो आपको याद रखना है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत इनको बोलते हैं, और आधुनिक भारत का जनक भी इनको कहा जाता है। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। जन्म की तारीख और समय 22 मई 1772, राधानगर, खानाकुल यानी कि पश्चिम बंगाल। मृत्यु की जगह 27 सितंबर 1833, स्टेपलटन, ब्रिस्टल, यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये मैंने आपको जीवनचर्या, इनका जन्म और निधन बता दिया। इनके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम है तारिणी देवी। आगे देखो, इनके द्वारा किन किन संगठनों की स्थापना की गई। सबसे पहले इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना की, फिर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो इनके द्वारा इन संगठनों की स्थापना की गई। धर्म सुधार का प्रारंभ देश के पूर्वी भाग बंगाल से हुआ, और इस आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय 1772 1833 में इन्होंने किया था। उन्होंने क्या है, उन्होंने जो धर्म सुधार का जो प्रारंभ है, उन्होंने देश के पूर्वी भाग, कौन सा, बंगाल का जो क्षेत्र है, वहां से इन्होंने प्रारंभ किया था। तो थोड़ी सी डिटेल में सबसे पहले मैंने आपको बता देता हूँ। जब राजा राम मोहन राय बचपन के दौरान उन्होंने क्या है, सबसे पहला कारण देखा था उन्होंने सती होने का। तो आपको पता है सती होने का जो कारण है, उन्होंने अपनी भाभी, उनकी भाभी थी, उनकी मृत्यु देखी। क्योंकि जब 17 वर्षीय एक लड़की को चिता की ओर घसीटा गया, जहां पर उन्होंने राजा राम मोहन राय की उनकी जो उनकी दशा देखी, तो ये बहुत ही भयभीत अवस्था में उन्होंने देखा। तो उन्हें जिंदा जला दिया गया, और लोगों ने उसे महासती महासती नाम है दिया था। तो सबसे पहले उनकी भाभी भाभी को उन्होंने क्या, अपनी जो है सती होते हुए देखा था। राजा राम मोहन राय की क्या है, 3 बार शादी हुई थी, और उनके में 3 बार शादी हुई, 2 पत्नियां उनकी जो है मृत्यु होगी, उसके बाद में एक पत्नी उनकी जीवित रही थी। उसके बाद में उन्होंने इस जो है सती होने का जो है, इसमें उन्होंने बड़ा कदम उठाया। तो उन्होंने सबसे पहले धर्म सुधार के अंदर देश का जो पूर्वी भाग है बंगाल, वहां से ये चर्चा हुई थी। इसी कारण राजा राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता इनको माना जाता है। और उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि भी दी गई थी। तो यहाँ से एक एक लाइन के अंदर बड़ा ही शानदार पॉइंट आपके लिए बनते जा रहे हैं।
भारतीय भाषाओं के माध्यम से उन्होंने भारतीय धर्म और परंपराओं का अध्ययन किया और विदेशी भाषाओं द्वारा इस्लाम, ईसाई एवं विश्व के अन्य धर्मों का भी अध्ययन किया था। उन्होंने अलग अलग धर्म में भी जो है भाषाओं को पढ़ा, जैसे इस्लाम है, ईसाई है, विश्व के अन्य भी धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया। 1814 में राम मोहन राय कलकत्ता में रहने लगे। जन्म कब हुआ? 72 में, जहां अपने युवा समर्थकों के सहयोग से उन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो 1815 के अंदर उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसके सहयोग से? युवा समर्थकों के सहयोग से। उन्होंने 1803 से 14 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्बी के अधीन भी कार्य किया था। उन्होंने क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है उस टाइम में थी, तब उन्होंने इस जॉन डिग्बी के अधीन में कार्य भी उन्होंने किया था। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की थी। अब याद रखना, उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों में एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। तो जितने भी हिंदुओं के अंदर जो प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथ है उसके अंदर एक ब्रह्म का उपदेश उनको दिया गया है। राम मोहन का प्राचीन ग्रंथों एवं धर्म में विश्वास था। जब राजा राम मोहन राय थे उनको क्या है, प्राचीन जितने भी ग्रंथ है और दर्शन थे उसके अंदर उनका विश्वास था, परंतु अंतिम रूप से वे मानक विवेक और तर्क शक्ति पर ही निर्भर करते थे। यानी कि जिनका मानव विवेक और तर्क शक्ति थी ना, उस पर ही वो निर्भर करते थे। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। पहले था ब्रह्म सभा के नाम से उन्होंने इस समाज की स्थापना कब की थी? 20 अगस्त 1828 को, याद रखना। और आगे चलकर वो ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे? ताराचंद चक्रवर्ती थे। पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर भी। राजा राम मोहन के द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी उसके अंदर आपको पता है कि प्रथम सचिव कौन थे? ताराचंद चक्रवर्ती। इस सभा का उद्देश्य यह था कि राम मोहन की मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धर्म में सुधार लाना। क्या था? भी राम मोहन की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म था ना, उसके अंदर सुधार लाना। समाज के सिद्धांतों और दृष्टिकोणों के मुख्य आधार थे मानव, विवेक, वेद और उपनिषद। ये तीन मुख्य आधार थे। यानी कि सबसे बाद में क्या है, पहले अलग अलग धर्म थे वो अपने अपने चलाते थे, तो हिंदू धर्म में उनको बहुत ही मतलब पहले और ही अलग व्यवस्था होती थी उनके लिए, बहुत उनको मतलब कठिनाई समस्या होती थी। तो हिंदू धर्म में उन्होंने सुधार लाने का बहुत ज्यादा उन्होंने प्रयास किया। ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। ब्रह्म समाज उन्होंने स्थापना की थी ना, और कहा कि जीवात्मा अमर है, जीवात्मा अमर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है भी ऐसे किसने कहा कि ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, उन्होंने जीवात्मा अमर है, उन्नति करने की असीम क्षमता है, अपने कार्यों के लिए भगवान के सामने उत्तरदायी है। तो जीवात्मा आपको पता है अमर ही रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी बनाई गई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए और न किसी पुस्तक या पुरुष को निर्वाण अथवा मोक्ष का एकमात्र साधन मानना चाहिए। ये कथन आते हैं कई बार भी, ऐसे आता है भी, ऐसा कथन किसने कहा? तो राजा राम मोहन ने कहा कि भी किसी भी बनाई गई जो वस्तु होती ना उसको ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए। राम मोहन ने उस समय की बहुत सारी कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन आयोजित किया है। मैंने बताया था ना, सती प्रथा के बहुत बड़ा उन्होंने विरोध किया था। अब देखो इसकी पूरी डिटेल देखो आगे। इस प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के हवाले से यह साबित करने की कोशिश की कि मौलिक हिंदू धर्म इस प्रथा के खिलाफ था, क्योंकि हिंदू धर्म में भी यह प्रचलन ज्यादा था तो उसके ये खिलाफ थे। 1811 ईस्वी में जब राजा राम मोहन राय की भाभी सती हो गई तो वे इस प्रथा को समाप्त करने हेतु कटिबद्ध हो गए थे। कब हुए थे? 1811 की बात है ये, जब उनकी भाभी को सती किया गया था। राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप गवर्नर जनरल बेंटिंग द्वारा 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा को अधिनियम 17 के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ये तो आपको पता ही है, 4 दिसंबर 1829 के दिन 29 को सती प्रथा को अधिनियम बनाया गया था। किसके प्रयासों से? राम मोहन राय के प्रयासों से। आइए देखो तस्वीर आप देख सकते हो, इस तरह देखो जिंदा जो है महिलाओं को सती किया जाता था, इस तरह आग जला के, उसमें आपने पता ही है बाकी आपको। अब देखो आगे, उन्होंने कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी में इसकी स्थापना कराई, जो अपने आप में एक बड़ी
घटना थी। तो उन्होंने कलकत्ता के अंदर क्या है, डेविड हेयर के सहयोग से उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई थी। हिंदू कॉलेज का मतलब उन्होंने क्यों स्थापना कराई इसकी, क्योंकि हिंदुओं के लिए ज्यादा ये जो है प्रयास करते थे। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। देखो 1817 में तो उन्होंने हिंदू कॉलेज बनवाया, फिर 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारत विद्या के अलावा सामाजिक और भौतिक विज्ञानों की भी पढ़ाई होती थी। तो ये उन्होंने क्या है, भारत विद्या के अलावा सामाजिक और भौतिक विज्ञानों की भी पढ़ाई इसके अंदर होती थी। तो इसमें याद रखना। उसके बाद देखो बंगला भाषा के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने स्वयं एक बंगला व्याकरण का संकलन किया था। बंगला भाषा, देखो बंगला भाषा के विकास में, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा क्षेत्र भी उसी बंगाल वाला था, तो उनका वहां पर महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद में राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत थे। उन्होंने स्वयं बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। ये बड़ी चर्चा में रहती है, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत थे। उन्होंने बंगाली पत्रिका कौन थी, संवाद कौमुदी का प्रकाशन भी किया। ब्रह्म समाज का कोई धर्म ग्रंथ नहीं था, ठीक है, ये याद रखना है भी, ब्रह्म समाज का कोई धर्म ग्रंथ नहीं था, और न ही राय ने कभी यह दावा किया कि वे हिंदू धर्म से अलग कोई नया धर्म स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को ही नवीन, आधुनिक और सरल बनाया, यानी कि इसी जो धर्म चल रहा है उसी को ही उन्होंने इस नवीन और आधुनिक इसको सरल बनाया है। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, ये पॉइंट याद रखना है। किसके समर्थक थे, ब्रिटिश शासन के, और भारत की तुरंत स्वतंत्रता न चाहकर प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी चाहते थे। ये तुरंत स्वतंत्रता न चाहकर प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी चाहते थे। राय ने न्यायालय में शासकीय भाषा के लिए फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का समर्थन मिला, जिसमें लोगों में नव जागरण हो सके। अब देखो उन्होंने क्या, राजा राम मोहन राय ने न्यायालय के अंदर क्या है, शासकीय भाषा के लिए उन्होंने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का समर्थन किया, क्योंकि उस टाइम आपको पता है फारसी वगैरह यही भाषा चलती थी। उसके बाद में है अंग्रेजी वगैरह, उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने विकास किया। प्रेस की स्वतंत्रता, जूरी द्वारा न्याय, शक्तियों को पृथक्करण और सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण जैसी मांगे हैं, वो सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने की थी। यानी कि पूछा जा सकता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता वो किसने की, सबसे पहले मांग इसकी, तो राजा राम मोहन राय। जैसे शक्तियों को पृथक्करण है और सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण जैसी जितनी भी मांग है वो सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने जो मांगी थी। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श किए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। तो ब्रिटिश संसद है ना, वहां पर ये क्या, भारतीय जो मामले हैं उन पर ये परामर्श किए जाने वाले प्रथम भारतीय माने गए हैं राजा राम मोहन राय। 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में उनकी अकाल मृत्यु हुई थी। देखो 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु होगी। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें, जिन्हें उन्होंने राजा की उपाधि भी दी थी, अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में उनको भेजा, और वहीं ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें दफना दिया गया, और ब्रिस्टल में ही राजा राम मोहन राय की समाधि है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। किसके द्वारा उनको राजा की उपाधि दी गई, अकबर द्वितीय ने उनको राजा की उपाधि दी थी। अब आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय द्वारा रचित साहित्य और समाचार पत्र, ठीक है, 6-7 उनके समाचार पत्र हैं। तुहफात उल मोहाविदीन, इसके अंदर अकेशरवादियों को उपहार, यानी कि फारसी भाषा में 1804 ईस्वी के अंदर इसका प्रकाशन करवाया गया था। मर्जातुल अद्यान, ये भी फारसी भाषा में है। फिर हिंदू उत्तराधिकार नियम, ये बनाया गया पत्रकारिता। उसके बाद संवाद कौमुदी, तो ये बांग्ला भाषा में 1821 में प्रकाशित ये साप्ताहिक पत्रिका थी। याद रखना इसकी डेट आपको याद रखनी है 1821 के अंदर। उसके बाद में मिरात उल अखबार फारसी भाषा में था 1822 में। फिर बंगदूत हिंदी भाषा में 1829 में। फिर ब्रह्म मैनिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में उनको प्रकाशन किए, 6-7 उनके लिए प्रकाशन उन्होंने किए। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर पांव रखा था। ये लगा लो क्वेश्चन को स्टार, क्योंकि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर पांव रखा, और वो थे राजा राम मोहन राय। उनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संगठन एवं काम ढीला पड़ने पर लगा, फिर भी वह इस बीच किसी तरह कायम रहा, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 20 अगस्त 1828 को। याद रखना तारीख इसके साथ साथ में 1828 को, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाया था। पहले ब्रह्म सभा था, फिर आगे ब्रह्म समाज कहलाया था।
जब राम मोहन राय की इनकी मृत्यु होगी उसके बाद में इसका संचालन किसने किया, अब देखो आगे। जब देवेंद्र नाथ टैगोर, फिर आगे थे देवेंद्र नाथ टैगोर, 1817 से 1905 में ये शामिल हुए, तो संस्था में एक बार फिर है जान आ गई थी। उन्होंने ये 1817 में 1905 के अंदर इसके अंदर वो इस संस्था में शामिल थे देवेंद्र नाथ है टैगोर, इन्होंने ही इस सभा को आगे बढ़ाया। राम मोहन के विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ये याद रखना है, कब की थी, 1839 में। अब याद रखना, राम मोहन के विचारों के प्रसार के लिए किसने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला और इन्होंने ब्रह्म धर्म नामक पुस्तिका का भी संकलन किया था। तो 1843 के अंदर उन्होंने क्या है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाद में देवेंद्र नाथ ने केशव चंद्र सेन 1834 से 83 को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया था। बाद में क्या है, देवेंद्र नाथ ने केशव चंद्र सेन को किसको कर दिया, उन्होंने ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर दिया था। किसको, केशव चंद्र सेन को। उनके प्रभाव में समाज ने हिंदू धर्म के सर्वोत्तम विश्वासों एवं नैतिक आचरणों को बनाए रखने की कोशिश की थी। देखो, पहले आए थे राजा राम मोहन के प्रयासों से चला, उनकी मृत्यु के बाद में देवेंद्र नाथ आ गए, फिर उन्होंने केशव चंद्र सेन को दे दिया। उनके आचार्य तत्व में समाज बहुत लोकप्रिय रहा तथा बंगाल से बाहर इसकी शाखाएं संयुक्त प्रांत पंजाब और मद्रास में खोली गई, मगर शीघ्र ही केशव चंद्र के उदारवादी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई थी। यानी कि धीरे धीरे केशव चंद्र के बाद भी उन्होंने उदारवादी दृष्टिकोण के बाद में ये धीरे धीरे इसकी लुप्त हो रही थी ये समाज। केशव चंद्र सेन कई बातों में हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते थे, संस्कृत के मूल पाठों के प्रयोग को उचित नहीं समझते थे। वो क्या है, संस्कृत के जो मूल पाठ थे उनको उचित नहीं समझते थे। अब उनकी सभाओं में सभी धर्मों, ईसाई, इस्लाम, फारसी और चीनी के धर्म ग्रंथों का पाठ होने लगा था। यानी कि जो अब उनकी जो ब्रह्म समाज था ना, वो 1828 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके अंदर क्या सभी धर्म आ गए थे। पहले तो हिंदू धर्म अकेला था, लेकिन अब सभी ईसाई है, इस्लाम है, पारसी, चीनी सब इसके अंदर आ गए। ऐसे ही सवालों पर मतभेद बढ़ता गया, फिर ये आने की वजह से मतभेद होने लगा और अंत में देवेंद्र नाथ ने 1865 में केशव चंद्र से आचार्य की उपाधि भी छीन ली थी। देवेंद्र नाथ ने क्या है, 1865 में क्या है, केशव चंद्र से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए, इस समाज से वो अलग हो गए और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया, जिसे उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा था। यानी कि उन्होंने अलग से, क्योंकि ये उन्होंने सभी धर्म तो उन्होंने इसके अंदर बना दिए, लेकिन ये केशव चंद्र फिर भी उन्होंने क्या हिंदू धर्म से थे, तो उन्होंने क्या अलग इस समाज से अलग हो गए और अलग उन्होंने क्या भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से उन्होंने एक संस्था एक और खोल दी। देवेंद्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज नाम से जाना गया था। जो देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज है ना, वो आदि ब्रह्म समाज हो गया था। यह घटना 1866 की है। देखो, सबसे पहले ब्रह्म सभा माना गया, उसके बाद में ब्रह्म समाज हो गया, फिर ब्रह्म समाज से वो आदि ब्रह्म समाज नाम से जाना गया। 1878 में इस नवीन ब्रह्म समाज में एक बार फिर फूट पड़ी थी। अब याद रखना, आदि ब्रह्म समाज नाम कब हुआ था, ये 1866 की घटना है, 1866 में हुआ था। केशव चंद्र एवं उनके अन्य सहधर्मी ब्रह्म समाजियों के लिए विवाह की एक न्यूनतम आयु का प्रचार करते थे। लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष। जो केशव चंद्र उसके सह अन्य धर्मी ना, वो ब्रह्म समाजियों के लिए उन्होंने क्या है, लड़की की आयु 14 और लड़के की आयु 18 वर्ष। लेकिन 1878 में स्वयं केशव चंद्र ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह पूरे वैदिक कर्मकांड के साथ कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। तो उन्होंने ही 14 वर्ष किया, लेकिन उन्होंने ही अपनी पुत्री 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया था 13 वर्ष की में। इस पर अन्य सहयोगियों ने कड़ा विरोध प्रकट किया और अंततः केशव चंद्र के समाज से अलग होकर उन्होंने एक नए साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके साथ केशव चंद्र का समाज धीरे धीरे लुप्त हो गया था। तो ये आज की पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। राजा राम मोहन राय आए, फिर उसके बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर आए, फिर उसके बाद में केशव चंद्र सेन आए थे। ये पूरी डिटेल राजा राम मोहन राय की 22 मई 1772 को इनका जन्म और 27 सितंबर 1833 के अंदर इनका निधन हो गया था। और ये आज अपने एक ही बस संपूर्ण जानकारी अपने पढ़ी है, जो एग्जाम की दृष्टि से
महत्वपूर्ण है। वैसे तो आपको पता है बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने के लिए, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट थे ना एग्जाम के आने वाले, वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिए। अब ये पॉइंट है ना, ये आपके लिए, जैसे कोई साथी रीट की तैयारी कर रहा है एसएसडी से, उसके लिए भी जरूरी है। फर्स्ट ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी जरूरी है। इसके अलावा सी टेट का एग्जाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम है, उसके लिए भी आपके लिए बहुत है जरूरी है। इसलिए हम अपने एक एक व्यक्ति को पढ़ते जाएंगे। आज अपने राजा राम मोहन राय की चर्चा कर ली, अब अपने एक दो दिन बाद में जो है दयानंद सरस्वती है, उनकी पूरी जानकारी पढ़ेंगे। बस आप बढ़िया तरीके से इसको आराम से पढ़ोगे ना, आपके साथ साथ में दिमाग में बढ़िया तरीके से अध्ययन हो जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा जाते लाइक से करेंगे, और आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपके लिए एक नई मुहिम जो मैंने स्टार्ट की है वो आपको कैसे लगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।